हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई हमारे इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग मेन स्टार्ट करेंगे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम। तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता था, फिजिकल, केमिकल, आयोनिक। फिजिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम आज के दिन स्टडी करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोग क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे भाई। इक्विलिब्रियम का लॉ क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर आखिर कैसे कंसंट्रेशंस चेंज कर रही होती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। साथ में आज के लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं भाई नीट के और जेई के एग्जाम में, तो इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कर दो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। क्या है भाई, लाइक्स और सब्सक्राइब्स के बिना ना वीडियो कहीं दब जाता है यूट्यूब पे, तो उससे काफी ज्यादा अच्छी रीच मिलेगी अगर आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग जल्दी से करते हैं भाई इस लेक्चर को स्टार्ट। हाँ जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम इन ए केमिकल प्रोसेस, मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हमें सबसे पहले स्टडी करना है भाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है? देखो भाई, ये हमें बताता है rate at which a substance reacts is directly proportional to its concentration। कोई भी सब्सटेंस उसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज करेगी, उसी के बेस पे हमारा डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन दी हुई है, ए मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, ऐसी कुछ रिएक्शन है। अब यहां पर देखो, ए जो सब्सटेंस हमारे पास है, ये किस रेट से रिएक्ट करेगा, किस स्पीड से रिएक्शन देगा, ये किस पे डिपेंड करता है भाई? ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर ए की कंसंट्रेशन क्या है, मान लो ए है, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ए के? ए नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहां पर मान लो हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी होती भाई, जिसमें 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते 3 मोल्स ऑफ बी के साथ। तो यहां पर बेसिकली ए की कंसंट्रेशन हम लोग क्या मानते, एक ए का मोल और दूसरा ए का मोल, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ती, तब जाके हमारे पास टोटल ए की कंसंट्रेशन आती। क्योंकि रिएक्शन के अंदर क्या है, 2 मोल्स ऑफ ए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ए की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते, ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 यहां पर, 1 यहां पर। बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, एक और एक 2। यहां पर ए का स्क्वायर हमें लिखना पड़ता। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहां पर ए का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, वही उसकी कंसंट्रेशन के पावर में चला जाता है। तो बेसिकली ये ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ए का कोफिशिएंट 2 है, वहां पर जो रेट होगा वो ए की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा भाई? ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेट यहां पर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। सिमिलरली बी के कितने नंबर ऑफ मोल हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 मोल हैं भाई यहाँ पर, एक बी का मोल, दूसरा बी का मोल, तीसरा बी का मोल। तो यहाँ पर 3 मोल ऑफ बी एक साथ रिएक्शन करेंगे, तीनों की पावर क्या है, 1 1 1 है, तीनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर रेट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बी की पावर 3 के। तो बेसिकली डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर रिएक्टेंट के हैं, वही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर पावर में चले जाएंगे। इसके प्रोपोर्शनल होने वाला है हमारा रेट। अब आप लोग एक बात बताओ भाई, ए का कोफिशिएंट जब 2 था तब रेट प्रोपोर्शनल था ए के स्क्वायर के, जब बी का कोफिशिएंट 3 था तो रेट प्रोपोर्शनल था बी के क्यूब के। अब हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है पिंक कलर के पेन से, उसके अंदर ए का कोफिशिएंट क्या है? वहां पर ए का कोफिशिएंट है भाई स्मॉल ए। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर ए के। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप लोग पावर में लिख दो भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेट। दूसरा रिएक्टेंट क्या है, बी, इसके भी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होने वाला है हमारा रेट, बी की पावर बी के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ए और बी मिलके सी और डी जब बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए की पावर ए के, बी की पावर
बी के, इसके प्रोपोर्शनल हमारा रेट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं भाई रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशंस की टर्म में। यही था हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी सब्सटेंस किस स्पीड से रिएक्ट करेगा, किस रेट से रिएक्ट करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर मान लो रिएक्शन के अंदर मल्टीपल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में टोटल रेट जो होगा रिएक्शन का, ऑल ओवर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। जब मल्टीपल यहां पर आ जाएंगे रिएक्टेंट, तो उस केस में ओवरऑल रेट जो होगा रिएक्शन का, वो किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ए की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा था, ए की पावर ए, बी की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा था, बी की पावर बी। ओवरऑल रेट जब हमने लिखा, तो हमने इन दोनों की कंसंट्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर देखो भाई, इक्विलिब्रियम है, इसलिए यहां पर रिएक्शन भी दो हो रही है। हम लोग कैसे बोलते थे भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सी और डी दे रहा है, ये है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लो कि हो गया के एफ, ये इसका रेट हो गया, इसको बोलते थे के एफ। एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जहां पर बन रहे हैं वो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। वहीं पर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता था, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स भी देने लगते थे। तो जब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल यानी कि सी और डी ये आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। और इसका जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा के बी, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेसिकली यहां पर जब हमने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल था ए की पावर ए मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर बी के। ओवरऑल अगर हमें लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के एफ मल्टीप्लाई उसकी कर देंगे ए की पावर ए से बी की पावर बी से। ये हो गया भाई हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। अगर हमें लिखना है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी और डी की कंसंट्रेशंस के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमें लिखना है अगर, तो हम लोग लिखेंगे भाई रेट कांस्टेंट इसका है के बी, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सी की कंसंट्रेशन इसकी पावर सी मल्टीप्लाइड बाई डी की कंसंट्रेशन और उसकी पावर स्मॉल डी। जो कोफिशिएंट्स हमारे पास हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, उनको हमें पावर में लिखना है भाई कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्शंस के रेट आ गए। जिस रेट से, जिस स्पीड से ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, वो है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जिस स्पीड से प्रोडक्ट्स सी और डी मिलके वापस से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, वो है हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब कि ये वाला। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तब क्या होता है भाई, दो स्पीड हमारे पास है, एक स्पीड जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरी स्पीड जिससे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, दोनों स्पीड बराबर हो जाती हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। मतलब ए और बी मिलके जिस स्पीड से सी और डी बना रहे होंगे ना, उसी स्पीड से सी और डी मिलके ए और बी बना रहे होंगे। तो ओवरऑल हमें ऐसा लगेगा कि सी जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से टूट भी रहा है। सिमिलरली डी जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से टूट भी रहा है। सिमिलरली ए और बी भी जिस स्पीड से फॉर्म हो रहे हैं उसी स्पीड से ब्रेक भी हो रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जब ऐसा हो जाएगा ना, तो हमें पता है क्या फील होगा, हमें फील होगा कि सी की कंसंट्रेशन अब चेंज ही नहीं कर रही है। इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब सी की कंसंट्रेशन अब चेंज ही नहीं कर रही है। ऐसा हमें क्यों लगेगा, क्योंकि जिस स्पीड से सी बन रहा है उसी स्पीड से सी का ब्रेक डाउन भी हो रहा है। तो ओवरऑल चेंज जो है कंसंट्रेशन के अंदर अब आ ही नहीं रहा। यही होता है भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स टूट भी रहे हैं। जिस स्पीड से ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं उसी स्पीड से वापस भी बन जा रहे हैं। तो ये होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर।
अब यहाँ पर ना मैं इक्विलिब्रियम की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ भाई। इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें क्या लगेगा, ए बी सी डी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सबकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं कर रही है। पहली बात तो ये हो गई कि कंसंट्रेशन आगे चेंज नहीं करेगी। लेकिन और इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, इक्विलिब्रियम के ऊपर आके रिएक्शन रुकती नहीं है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। ए के इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऐसा नहीं होगा कि ए और बी अब रिएक्शन ही नहीं कर रहे या फिर सी और डी अब वहीं पर रुक गए हैं, ऐसा नहीं है, रिएक्शन हो रही है। बस क्या हो रहा है, जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन भी हो रहा है। इसलिए ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन कांस्टेंट जरूर हो जाएगी लेकिन रिएक्शन वहां पर स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन डायनामिकली होती रहेगी। इसी वजह से बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक होता है नेचर में। इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है नेचर में, स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ और डायनामिक मतलब वो प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअसली हो रही हो। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक है नेचर में, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस रुकती नहीं है इक्विलिब्रियम पे, बल्कि रेट्स बराबर हो जाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट बराबर हो जाते हैं। तो ये थी भाई कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास इक्विलिब्रियम की। अब वापिस आते हैं हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे। यहां पर मैं आपको अभी बताऊंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। देखो भाई, हमारे पास यहाँ क्या आ गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकल के आ गया ये हमारे पास क्या है भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों रेट आ गए हमारे पास। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है भाई, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे और वहां से फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि है के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो कि है ए बी सी की पावर सी डी की पावर डी, इसके बराबर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, जो के बी हमारे पास है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग ले आएंगे लेफ्ट साइड में, जिससे क्या होगा, ये के एफ के डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। सी की पावर सी डी की पावर डी, इनको हमने नहीं छेड़ा, इनको हमने राइट साइड में ही रखा, सी की पावर सी और डी की पावर डी। उसके बाद हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशंस थी, ए की पावर ए और बी की पावर बी, इन दोनों को हम लोग राइट साइड ले गए, तो ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ए की पावर ए बी की पावर बी, ये हमारे पास आ गया भाई। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर वैलिड होगी। आगे देखो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये समझो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना रेशियो होता है, किसका रेशियो, रेट कांस्टेंट्स का रेशियो। कौन से रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। इसको डिनोट किया जाता है के से या फिर के ई क्यू से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पर ये क्या हो जाएंगे भाई, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस के बराबर होगा। यहां पर ये हो जाएगा सी की पावर सी और डी की पावर डी, डिवाइड में सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, के एफ और के बी की जो ये वैल्यू थी ना, उसी को यहां पर रख रहा हूं, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। तो यहां से हम लोग निकालना सीख गए भाई हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस के पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस के पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है भाई, ऐसे हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये था मैथमेटिकल तरीका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या किया है मैं आपको जल्दी से समराइज करवा देता हूँ। एक था हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि ये बता रहा था कि किसी भी टाइम पे किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन का रेट, वो सब्सटेंस किस स्पीड से रिएक्शन करेगा, वो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अब कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी? मान लो कि 2 मोल्स हैं ए के, तो A मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर के ऊपर वो रेट डिपेंड करेगा। जितने नंबर ऑफ मोल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कंसंट्रेशन के पावर में लिख देते हैं। उसके ऊपर रेट जो है डिपेंड करता है। ऐसा करके हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल दिया, ऐसा करके हमने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल दिया। तो इस फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमने ये दोनों रेट जो है निकाल दिए। उसके बाद में हमने क्या किया भाई, इक्विलिब्रियम की जो जनरल डेफिनेशन थी, इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है, उसके बेसिस पे हमने इन दोनों को इक्वेट करवा दिया। कैसे? इक्विलिब्रियम के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हमने दोनों को बराबर पुट कर दिया। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइड कर दिया बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से। इन दोनों के रेशियो को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। इसका रेशियो आ जाएगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर अगर आपके माइंड में ये छोटी सी कंफ्यूजन है कि ये के एफ और के बी है क्या, ये आए कहां से है? देखो, रेट जो होगा ना फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकी कंसंट्रेशन के। ए की कंसंट्रेशन की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, सिर्फ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट हमें लिखना होता है। वही कांस्टेंट है भाई के एफ और के बी। के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए ही हमने दो कांस्टेंट यहाँ पर लिखे हैं, और इन्हीं दो कांस्टेंट्स के रेशियो को बोला जाता है रेट कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ डिवाइडेड बाई के बी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के एफ और के बी क्या है? ये रेट कांस्टेंट है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। रेट कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए लगाया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है भाई? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से। ऐसे निकल के आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जल्दी से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं भाई इक्विलिब्रियम की। कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपके नोट्स बढ़िया से बन जाएं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहला देखते हैं भाई, पहला क्या है? When the equilibrium is achieved, rate of formation of substance becomes equal to rate of its deformation। जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होता है, मान लो हमारे पास रिएक्शन थी भाई कुछ ऐसी, A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमें दे रहे थे B मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी कुछ रिएक्शन थी, रिएक्टेंट के A मोल रिएक्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट के B मोल बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ना, तब कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, वो जिस रेट के साथ में बन रहा है उसी के साथ में वो टूटने भी लगता है। ये होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। यहाँ पर ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई इक्विलिब्रियम की। ये क्या बताती है? रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, जस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स बिकम इक्वल। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है इक्विलिब्रियम पे। ऐसा नहीं होगा कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो उतने ही रहेंगे, वो आगे डिफॉर्म ही नहीं होंगे, वो आगे रिएक्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, बस जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है उसी स्पीड से फॉर्मेशन भी हो रही है। सिमिलरली जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी स्पीड से उनका ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों
बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। बस रिएक्शन वहां पर रुकती नहीं है, स्टैटिक नहीं होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसा होता है? इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब इसके ऊपर प्रोसेस चलती रहती है, कंटिन्यूअसली रिएक्शन होती रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायनामिक। ठीक है भाई। डायनामिक का उल्टा होता है स्टैटिक। स्टैटिक उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं जब रिएक्शन रुक जाए, प्रोडक्ट पूरा बन जाए, इक्विलिब्रियम ना रहे, रिएक्टेंट सिंपली मिलके प्रोडक्ट बना ले और रिएक्शन वहीं पर रुक जाए, उसको बोला जाता है स्टैटिक प्रोसेस। लेकिन इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है वहां पर रिएक्शन रुकती नहीं है, बस रेट बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है किसी भी प्रोसेस में? मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट दे रहे हैं प्रोडक्ट, आर इज गिविंग पी, और इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी भाई? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है, तो यहाँ पर पावर भी 1 है। अगर हमारी रिएक्शन की तरह ए मोल होते रिएक्टेंट के जो कि दे रहे होते बी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता भाई? पी की पावर बी डिवाइडेड बाय आर की पावर ए। तो रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था ए, वो हमने रिएक्टेंट की पावर में लिख दिया, और प्रोडक्ट्स का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था बी, वो हमने प्रोडक्ट की पावर में लिख दिया। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है पावर में आ जाते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये हमारा कल के लेक्चर का पॉइंट है भाई, ये आप लोग ध्यान से समझना। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस कैन ओनली बी अचीव्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। अगर कोई ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो इक्विलिब्रियम एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही एस्टेब्लिश हो सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई। मान लो हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, नीचे प्रेजेंट है हमारी कोल्ड ड्रिंक, ब्लू कलर से दिखा देते हैं, और इसके अंदर हमने क्या किया है भाई? CO2 गैस को प्रेशराइज करके फिल कर दिया है। तो यहाँ पर मतलब कि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, क्योंकि ये CO2 के मॉलिक्यूल क्या है भाई? डिजोल्ड हो चुके हैं, इसलिए इनको बोलेंगे CO2 एक्वस। और ऊपर हमारे पास जो CO2 के मॉलिक्यूल रहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स डिजोल्ड नहीं है भाई, इसलिए उनको हम लोग सिंपली बोल देंगे CO2 गैसेस। अब ये जो कंटेनर है, ये है भाई चारों तरफ से क्लोज्ड। अगर हम लोग इस कंटेनर को खोल देना, तो गैसेज क्या है भाई? गैसेज टिक के नहीं रहेंगी, गैसेज यहाँ से एस्केप कर जाएंगी। कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गैसेज की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, रैंडमनेस मैक्सिमम होती है। जैसे ही हम लोग ढक्कन खोल देंगे, सारी गैस यहाँ से लीक हो जाएगी। तो CO2 का जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, डिसॉल्व्ड फॉर्म में CO2 और अनडिसॉल्व्ड में फॉर्म में CO2, इन दोनों सिचुएशंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम था, वो खत्म हो जाएगा भाई अगर हम लोग इस सिस्टम को खोल दें, इसको ओपन कर दें। यही मतलब है, यही रीजन है कि अगर गैसेज इन्वॉल्व हो रही हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, तो वहां पर वो इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही अचीव किया जा सकता है। ओपन कंटेनर में गैस उड़ जाएंगी, कोई इक्विलिब्रियम वहां पर नहीं रहने वाला है। ठीक है भाई। ये मतलब था हमारे पास लास्ट पॉइंट का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी भाई इक्विलिब्रियम की, जो कि वैलिड होती हैं हर जगह। अब आज के लेक्चर में मेन बात हमने जो की है भाई, वो क्या किया है? हमने ये समझा है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर किस तरीके से हमने देखा है कि हम लोग लिखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। इसके अलावा हमने क्या देखा है? रेट कांस्टेंट को समझा है। रेट कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे रेट डिपेंड कर रहा है, वो हमें बताता है रेट कांस्टेंट। तो बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट था, वो ए की कंसंट्रेशन की पावर ए पे और बी की कंसंट्रेशन की पावर बी पे डिपेंड कर रहा था। जैसे ही हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, तब वहां पर हमारे पास निकल के आया था रेट कांस्टेंट। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में क्या रिलेशन है, ये भी हमने समझा था। अब इसी के ऊपर बेस्ड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं भाई। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूँ अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर
दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, N2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, जिससे बन रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, 2 मोल यहाँ पर बन रहे हैं। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमें बोल रखा है कितना है, K है। तो एक अलग रिएक्शन हमें दी गई है जिसमें आधा मोल N2 का रिएक्ट कर रहा है आधा मोल O2 के साथ और उससे कितना बन रहा है, 1 मोल ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है, रेट कांस्टेंट नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है भाई, देखो इस तरीके की रिएक्शंस में ना, इस तरीके की क्वेश्चंस में आपको एक चीज करनी है, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप लोग इक्वेशन लिखो। फर्स्ट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा भाई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, ये हो गई भाई प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या क्या है, 1 मोल है N2 और 1 मोल है O2। तो यहाँ पर N2 की कंसंट्रेशन एंड O2 की कंसंट्रेशन, पावर इन दोनों की 1 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर ये एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है K, यही है हमारा रेट कांस्टेंट। अब आगे क्या करो भाई, जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमें निकालना है उसकी इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, देखो नया रेट कांस्टेंट जो होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि है NO, क्योंकि एक ही मोल यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट का तो 1 ही इसकी पावर होगी। इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट्स हमारे पास है O2 और N2, यहाँ पर हो जाएगी O2 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन हाफ मोल है तो यहाँ पर आधे से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर O2 का क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1/2 पावर है मतलब स्क्वायर रूट है सिंपली। सिमिलरली N2 के भी हाफ मोल ही है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन को भी हम लोग हाफ के बराबर लिख देंगे। इस रिएक्शन का हमें बताना है रेट कांस्टेंट आखिर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, इस क्वांटिटी की वैल्यू हमें दी गई है, इसकी हमें निकालनी है। अगर आप लोग ध्यान से सोचो ना तो इस क्वांटिटी का जब हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे, जब इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कर देंगे तो डायरेक्टली यही वाली क्वांटिटी हमारे पास बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ये जो इक्वेशन थी ऊपर वाली यही थी, दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर रूट कर दो, मतलब इसकी पावर को भी 1/2 से डिवाइड कर दो, इसकी पावर को भी 1/2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 1/2 पावर कर दिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ध्यान से समझना भाई क्या होगा, देखो ऊपर है पावर हाफ, अंदर है पावर 2, NO की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 गुणा में आधा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 के बराबर हो जाएगा, NO की पावर 1 इसी के बराबर हो जाएगा। N2 की पावर यहाँ पर है 1 और ऊपर है 1/2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये हाफ के बराबर हो जाएगा। तो यही वाली क्वांटिटी हमारे पास बन जाएगी। सिमिलरली O2 के पावर के साथ भी होगा, देखो O2 की पावर भी यहाँ पर है 1, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2 का हाफ बन जाएगा। N2 की पावर यहाँ पर है 1, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ बन जाएगा। तो बेसिकली जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ना, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन थी जिसका हमें निकालना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू को, उसकी इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के नीचे वाली इक्वेशन के बराबर ले आओ, वहीं से निकल आएगा हमारा रेट कांस्टेंट। तो ये बराबर हो गया इसलिए राइट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, √k हो जाएगा या फिर k की पावर हाफ बन जाएगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है, एक रिएक्शन दी हुई है जिसकी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया हुआ है,
दूसरी रिएक्शन दी हुई है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। जो दिया हुआ है वो लिख दो, जो चाहिए वो लिख दो। अब जो दिया हुआ है उसको प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके किसी भी तरीके से जो है नीचे वाली इक्वेशन के बराबर ले आओ, वहां से हमारा आंसर जो है आ जाएगा। इसकी एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं तो देखो भाई, यहां पर कोफिशिएंट्स में जो डिफरेंस है ना, कोफिशिएंट्स की पावर में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस आप लोग इक्विलिब्रियम की पावर में कर दो। क्या मतलब देखो, यहां पर N2 की कंसेंट्रेशन का कोफिशिएंट था 1, यहां पर है हाफ। तो हमारे सिंपली जो रेट कांस्टेंट था ना इस रिएक्शन का, उसकी पावर में ये कोफिशिएंट लिख दो। सिमिलरली O2 की कंसेंट्रेशन क्या थी भाई, यहां पर 1 थी, यहां पर है हाफ, तो रेट कांस्टेंट की पावर में हाफ लिख दो। यहां पर देखो भाई, NO की कंसेंट्रेशन थी 2 और यहां पर क्या है 1। प्रोडक्ट से कितनी कंसेंट्रेशन हो गई है, नंबर ऑफ मोल यहां पर आधे हो गए हैं, हाफ हो गए हैं। यहां पर अगर 2 थे, यहां पर क्या हो गया है 1 हो गया है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे भाई। इतना सिंपल है ये करना, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका हो सकता है आपको रेट कांस्टेंट अगर निकालना है तो, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि हमें इसकी कंसंट्रेशन से इसकी कंसंट्रेशन को डिवाइड करना है, 2 से 1 को डिवाइड करना है। उस केस में आप लोग अगर बिना सोचे समझे शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो के स्क्वायर आंसर निकाल आओगे। ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखना है, कंसंट्रेशन 1 थी, आधी हो गई, हाफ कर दो। कंसंट्रेशन NO की 2 थी, 1 हो गई, आधी हो गई है कंसंट्रेशन, हाफ लिखो पावर में, 2 नहीं लिखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन में चेंज क्या आया है वो लिखना है पावर में, ठीक है। और अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से कंफ्यूजन हो रही है तो मेन तरीका जो है वही कारगर है। 100% क्वेश्चंस में ये तरीका तो जरूर काम करेगा। इसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है देखो। एक रिएक्शन हमको दी गई है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है वो है 278। ये है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, जिससे बन रहा है 2 मोल SO3। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा भाई, देखो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन SO3 का स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से, जो कि हो जाएगा SO2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई O2। यही हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 278। तो ये एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू दी हुई है। हमें क्या निकालना है, सेम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा भाई, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि है SO2, रिएक्ट एक और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है भाई O2, इसकी कंसंट्रेशन है हाफ, इसको डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से जो कि है SO3। ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के इसके बराबर ले आओ। कैसे लेके आएंगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग कर देंगे भाई स्क्वायर रूट। इसका हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर रूट। एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया भाई, पहली इक्वेशन का जैसे ही हमने स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो स्क्वायर रूट का मतलब है पावर हमने हाफ कर दी। SO3 का स्क्वायर था, स्क्वायर से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। SO3 यहां पर हो गया। सिमिलरली SO2 की कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, SO2 बन जाएगा। O2 की कंसंट्रेशन यहां पर 1 थी, रूट हमने कर दिया तो ये बन जाएगी O2 की कंसंट्रेशन का पावर हाफ, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, 278 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास होता है 16.67 के बराबर, 16.67 के बराबर। अब यहां पर एक चीज देखो, क्या ये नई इक्वेशन इसके बराबर हो गई है, जी नहीं। इस इक्वेशन में क्या है भाई, जो चीज न्यूमरेटर में है वो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, और जो चीज यहाँ डिनोमिनेटर में है वो हमें न्यूमरेटर में चाहिए। तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 1 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1 से डिवाइड कर दो। क्या होगा, 1 बाई में 6.67, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा भाई, यहां पर ये जो डिनोमिनेटर था अब ये पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। SO2 O2, O2 की कंसंट्रेशन की पावर
हाफ डिवाइडेड बाई SO3। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। यही है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 16.67। अगर हम लोग इसको और सोल्व करें तो ये बराबर आता है भाई 0.06 के। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सीधा सा हमें क्या करना है भाई, हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना है। जो इक्वेशन दी हुई है उसको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन के बराबर रख देना है, उसके बराबर करना है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, पहले स्क्वायर रूट करना पड़ा, उसके बाद 1 से डिवाइड करना पड़ा। पिछली क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा था भाई, पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ स्क्वायर रूट करना पड़ा था, उसी से काम जो है बन गया था। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं भाई रेट कांस्टेंट। आगे चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, और सिंपल सा नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय A2 एंड B2। दो गैसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है जिन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है A2 से और B2 से, और उनसे बन रहे हैं 2 मोल ऑफ AB। अब हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो जाए और इक्विलिब्रियम के ऊपर A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन और AB की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से हो, तो हमारे पास Kc की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। कंसंट्रेशन दी हुई है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की इक्विलिब्रियम के ऊपर, और हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट है यहाँ पर AB, उसकी कंसंट्रेशन का हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। एक रिएक्टेंट है A2, इसका कोफिशिएंट है 1, तो पावर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली दूसरा रिएक्टेंट है B2, इसकी भी पावर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो कंसंट्रेशन है भाई AB की, A2 की और B2 की, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो यहाँ पर रख देते हैं। 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है AB की। इसका हमें करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। डिवाइड इसको करना है A2 की कंसंट्रेशन से, जो कि दी गई है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3। इसकी मल्टीप्लाई करनी है B2 की कंसंट्रेशन से, जो कि दी हुई है 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -3। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे भाई, 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.8, ये बराबर आ जाएगा 7.84 के, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 ये किसके बराबर आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, इसके बराबर आ जाएगा। आगे देखते हैं, 10 रेज टू द पावर -3 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर -6। फिर से डिवाइड करेंगे इसको किससे, 10 रेज टू द पावर -3 यहाँ पर है, 10 रेज टू द पावर -3 यहाँ पर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, -3 प्लस -3 ये हो जाएगा -6, तो डिनोमिनेटर में भी -6 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू तो हो गई कैंसिल। 7 डिवाइडेड बाई 12 ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा, देखते हैं भाई। ये हमारे पास बराबर आ रहा है 0.62 के, तो इसमें सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी गई थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी गई थी, ऐसे निकल आएगा हमारा आंसर भाई। ये था सिंपल सा हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग और थोड़े से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि और हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही ये पार्ट होता है, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसके बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी है। उसके बाद केपी एंड केसी क्या होता है, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। ये आएगा भाई नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइज।